तो हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आपके वर्मा जी पर। आइए शुरुआत करते हैं बड़ा प्यारा सा क्लास जो कि आपके हिंदी का है, क्लास नंबर 6। आइए शुरुआत करते हैं और देखा जाए कि आज क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण और क्या बनने वाला है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, क्योंकि आज के इस क्लास में ना रस को देखेंगे, अलंकार को देखेंगे, समास को देखेंगे, संधि विच्छेद को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और भी हम देखने वाले हैं। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, कह रहा है कौन सा शब्द जो है वो संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। अर्थात तद्भव का क्या अर्थ हुआ, मतलब कि संस्कृत के शब्द को उठाकर हिंदी में परिवर्तित कर कर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्द को हम तद्भव कहते हैं। आ रही है बात समझ में। तत्सम क्या होता है? तत्सम ऐसे शब्द को कहते हैं जो संस्कृत से तो शब्द निकालते हैं, हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप हिंदी में कोई भी संस्कृत के शब्दों को परिवर्तित नहीं करते, ज्यों का त्यों उठाकर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे को हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। तद्भव बनाने का मतलब समझ में आया? संस्कृत से शब्द लेकर हिंदी में परिवर्तित कर कर इस्तेमाल करते हैं तो वो तद्भव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमको दिख रहा है बच्चा, क्योंकि बालक से बना है क्या? बच्चा। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत में आएगा। अब देखिए, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। गुणवाचक अर्थात जहाँ गुण की बातें हो। ठीक, आपको कौन सा 4 ऑप्शन है जहाँ पर गुण की बातें हो रही है? तो 5 लड़के, बी नंबर पे है 5 लड़के। जो 5 है वो क्या है? एक संख्या है। लड़का जो है वो कितना है? 5 है, अर्थात ये संख्यावाचक के अंतर्गत में आएगा। दूसरा है 10 हाथी, ये भी संख्यावाचक के अंतर्गत में आएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है लाल फूल, यही हो जाएगा करेक्ट। कैसे? तो फूल तो है, बात समझ में आया। ठीक, इसका गुण बताया जा रहा है। क्या इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? गुण के बारे में बताई जा रही है, विशेषताएं के बारे में बताई जा रही है। अर्थात कितने हैं? तो लाल जो है वो फूल जो है वो क्या है? लाल है। फूल जो है वो लाल है। क्लियर हो गई बातें? उम्मीद है समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी आ गया क्या है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 4 जो है वो आम है। क्या है? 4 आम है। और दूसरा मैं पॉइंट कहता हूँ कि कुछ आम है। ज़रा हमें बताने की कोशिश कीजिए कि जो 4 आम है, अर्थात जो 4 दिख रहा है वो क्या है? संख्या है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ जो संख्या है वो निश्चित है या अनिश्चित है? आप बोलिएगा निश्चित है। ठीक, तो बिल्कुल ऐसे शब्द जहाँ पर निश्चित आपको देखने को मिले और संख्या हो, ऐसे को हम निश्चित वाचक विशेषण कहेंगे। अर्थात यहाँ पर निश्चित हो और जहाँ अनिश्चित हो वहाँ पर कुछ लगा रहता है। जैसे कह रहे हैं कुछ आम है, अर्थात यहाँ पर कन्फर्म है कि कितना आम है। ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, अर्थात ये क्या है? कुछ लगा हुआ है। क्लियर हो गई? तो एक हो गई निश्चित, दूसरी हो गई अनिश्चित, अर्थात 2 हो गए। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चला जाए। देश निकाला। देश निकाला शब्द का सही विकल्प चुनिए। बताइए। देखिए, कह रहा है देश निकाला का अर्थ होता है देश से निकाला। ठीक, देश से निकाला, इसका विग्रह ये हो जाएगा। तो समास क्या हो जाएगा? तो से लगा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, पंचरत्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? पंचरत्न सेम उसी प्रकार पंचरत्न का विग्रह कीजिए। क्या होता है? तो 5 रत्नों का समाहार। 5 रत्नों का समाहार और रत्नों का समाहार, 5 रत्नों का समाहार जहाँ पर एकजुट हो वहाँ द्विगु समास हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न,
हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, अर्थात सबसे अधिक ब्रज भाषा जो है वो किस रूप में प्रसिद्ध है। तो अधिकतर आपको ब्रज भाषा जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो काव्य में देखने को मिलता है, और ये अधिकतर वहीं से प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आपको सिंपल सा बात समझ में आ रहा होगा, क्या, तो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं और अधिकतर बोला जाता है, वो कौन है, तो हमारा हिंदी, अर्थात जो आप पढ़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अब ऐसा कौन सा भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत में नहीं आती है। देखिए बांगरू जो है वो आती है, दूसरा अवधी जो है वो भी आता है, कनौजी भी आता है, लेकिन तेलुगु नहीं आता है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तेलुगु जो है वो हिंदी के अंतर्गत में नहीं आता है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ा जाए। दसमुख में कौन सा समास है। अब दिख रहा है आपको, दसमुख अर्थात रावण, जिसका 10 हो मुख वो रावण, अर्थात दसमुख में कौन सा समास हो जाएगा। तो विग्रह मैंने किया, तो क्या ये आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, मन में सोचिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, दसमुख में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। क्लियर हो गई बातें, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही प्रश्न, गुणवाचक, जहाँ पर गुण की बातें हो रही हो, 3 जो है वो संख्या है, कुछ जो है वो संख्या है, चौगुना वो संख्या है, अर्थात बी नया। नया क्या है, गुण की बातें हो रही, जैसे नया कपड़ा है, कपड़ा के बारे में विशेषताएं बताई जा रही है, कैसा विशेषता, तो गुण बताया जा रहा है, अर्थात नया है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। इनमें से कौन सी शब्द जो है वो अशुद्ध है। अशुद्ध के बारे में पता करना है। कल्याण सही है भाई मेरे, रसायन सही है, पुण्य जो है वो पुण्य इस तरीके से नहीं होता, कलश भी सही है। आप बोलिएगा पुण्य तो इसी तरीके से होता है, लेकिन भाई मेरे पुण्य में इस तरीके से नहीं होता, पुण्य को हम इस तरीके से लिखते हैं। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुई। ठीक, आगे बढ़ा जाए। इनमें से रस के कौन सा भेद है। अब पूछ रहा है इनमें से रस का जो है वो कौन सा भेद है। करुण जो है वो रस होता है, उल्लेख जो है वो रस होता है, रूपक जो है वो रस होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपको बता दे, करुण जो होता है वो रस है, करुण जो है वो रस के भेद है, लेकिन जो उल्लेख है, रूपक है, ये अलंकार के भेद है। किसके भेद है जी, अलंकार के भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 13, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, तो सिंपल सा शब्द में कहेंगे, शांत रस का जो अस्थाई भाव है वो है निर्वेद। क्या है जी, निर्वेद। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक, ये छोटी छोटी पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि शांत रस का अस्थाई भाव, ये याद करने की चीज़ें हैं। ठीक, शांत रस का अस्थाई भाव तो वैसे बहुत हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग निर्वेद है, तो निर्वेद ही होगा आपका शांत रस का अस्थाई भाव। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 14, जब एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आते हैं, हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए, ऐसे शब्द जो बार बार तो आ रहे हैं, लेकिन हर बार उनका अर्थ जो है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई काव्य है, क्या है जी, कोई काव्य है, इसमें मान लीजिए मधुर जो है वो बार बार शब्द आ रहा है, लेकिन हर बार जो है मधुर का अर्थ अलग अलग हो जा रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे को हम यमक अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। और जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो ऐसे को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बातें, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 15, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो तथा जड़ प्रकृति व मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, तो वहाँ क्या होगा। देखिए, सिंपल सा बात है, जहाँ पर मानवीय भाव उत्पन्न हो,
जहाँ पर मानवीय भाव उत्पन्न होता है, जहाँ पर क्रियाओं का आरोप होता है। सिंपल सा एक शब्द में समझिए, जहाँ पर आप मानवीय भाव अर्थात मानव का जो भाव उत्पन्न हो रहा हो, ऐसे में जो होगा वो होगा आपका मानवीयकरण अलंकार। ठीक, ऐसे में कौन सा अलंकार? तो मानवीयकरण अलंकार होता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 16, शशि मुख घूंघट डाले। क्या पूछ रहा है जी? शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है? जल्दी से आप बताने की कोशिश कीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ आप सिंपल सा देख सकते हैं कि हमें रूपक अलंकार दिख रहा है। क्या? शशि मुख पर घूंघट डाले, कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार दिख रहा है। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 17, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इनमें से कौन सा अलंकार होगा? आपको कुछ दिख रहे हैं? शब्द जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। दिख रहा है आपको? मधुर जो है वो 2 बार आया है, लेकिन अर्थ जो है वो अलग है। लेकिन आप बोलिएगा कि ऐसे में तो शब्द जो है वो बार बार आ रहे हैं, तो ऐसे में तो ये क्या होना चाहिए? यमक अलंकार होना चाहिए। लेकिन ज़रा सुनिए, मधुर मधुर यहाँ पर क्या लगा है? हाइफन लगा है। अर्थात सिंपल सा बात ये है कि शब्द बार बार आए, शब्द जो है वो बार बार आए और योजक चिन्ह के साथ आए। क्या? योजक चिन्ह के साथ आए, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? पुनरुक्ति अलंकार कहेंगे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। क्लियर है बातें? उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई। आगे बढ़ा जाए। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी? कि शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अर्थात मन का जो है वो बार बार आ रहा है, लेकिन अर्थ जो है वो अलग अलग है, अर्थात ये यमक अलंकार हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। मखमल सा झूला पड़ा, हाथी सा टीला। कह रहा है मखमल सा झूला पड़ा, हाथी सा टीला, अलंकार की पहचान करना है। तो यहाँ क्या है जी? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सिंपल सा आप इस काव्य को ध्यानपूर्वक अगर शब्द को पढ़िएगा, वाक्य को, तो आपको समझ में आएगा। मखमल सा झूला पड़ा, हाथी सा टीला। यहाँ पर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है? तो जहाँ भी देखिए, किसी भी काव्य में आपको अब प्रश्न आए और अलंकार पूछे, तो आपको पढ़ने के बाद अगर ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पर तुलना की बातें हो रही है, तो जहाँ तुलना होगा वहाँ उपमा होगा। क्या होगा जी? उपमा अलंकार होगा। उपमा में 2 आ जाता है, उपमेय और उपमेय। ठीक, उपमेय और उपमा आ जाता है, तो 2 चीज़ होते हैं, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? उपमा बनते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ पर चीज़ें समझ में आई। आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? अब आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है? रस पूछ रहा है। सबते होए उदास मन, बसे एक ही ठौर, ताही सो सम रस कहत, केशव कवि सिरमौर। ठीक, यहाँ पर क्या है? तो पंक्ति में जो रस है वो सिंपल सा यहाँ पर जो है वो कौन सा रस है? तो शांत रस है। क्या? कवि जो है वहाँ यहाँ पर जो है वो शांत रस की बातें हो रही है, अर्थात यहाँ कौन सा रस होगा? शांत रस। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछ रहा है। अब प्रत्यय निकालने के लिए आपको पता है कि प्रत्यय क्या होता है। तो शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत में जुड़ने पर उसकी अर्थ को चेंज कर दिया जाए, अर्थ को चेंज कर देता है, ऐसे को हम प्रत्यय कहते हैं। अर्थात शब्द, मूल शब्द के अंत में लगे शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और मूल शब्द है, मान लीजिए यहाँ क्या है जी? मूल शब्द है, इसके अगर अंत में कोई शब्द लग रहा है तो ये प्रत्यय होगा, अगर पहले लग रहा है तो यह उपसर्ग होगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आई? ऐसे को हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। जो पहले लगा हो, जो अंत में लगा हो, वो प्रत्यय कहलाएगा। ठीक, तो सावधानी, अब इसको हम किस तरीके से करते हैं जरा देखिए। सावधानी, सावधानी में जो हमारा सावधान है, सावधान जो है वो हमारा मूल शब्द है।
अब प्लस ई लगा है, ठीक, प्लस जो है ये वाला ई लगा है, तो सावधान ई अर्थात तब बना है आपका सावधानी। आ गई बात समझ में। तो लास्ट में क्या लगा, ई लगा, तो प्रत्येक कौन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। क्या करना है, अशुद्ध भाग का चयन। तो ध्यानपूर्वक वाक्य को पढ़िए और अशुद्ध बताइए क्या होगा, साथ क्यों नहीं लाते। बिल्कुल ये सही है, ये सही वाक्य है, यहाँ पर कहीं भी त्रुटि नहीं है, ठीक। दूसरा, तुम कक्षा में आते हो, ठीक, यहाँ पर एकदम शुद्ध भाषाओं का इस्तेमाल कर कर बोला जा रहा है, अर्थात यहाँ पर वाक्य जो है वो बिल्कुल सही है। अर्थात तीसरा देखिए क्या कह रहा है, तो तुम्हारी पुस्तक, तो तुम्हारी पुस्तक, क्या तुम्हारी पुस्तक, आपकी पुस्तक होगी ना, आपकी पुस्तक होगी ना, ठीक। शुद्ध वाक्य की जो बातें होगी, जहाँ पर शुद्ध वाक्य का भाग होगा वहाँ क्या होगा, आपकी पुस्तक, तो आपकी पुस्तक ये जो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो तुम्हारी पुस्तक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 23, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। अभी तो आप आराम से बता दीजिएगा व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, ज़रा जवाब देने की कोशिश कीजिए, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलिएगा सिंपल सा बात कि 33 है। बात बिल्कुल सही है। टोटल कितना, 52 होता है। टोटल कितना, 52 होता है। और टोटल आपका वर्ण मिला, वर्ण जो है वो स्वर्ण हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, दोनों मिलाकर 52। 33 जो है वो व्यंजन है और स्वर जो है वो क्या है, 11 है। 11 जो है वो स्वर है। 33 क्या है, तो व्यंजन है। उसके बाद आपका 4 जो है वो संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन है। एक जो है वो एक जो 2 जो है, 2 जो है वो क्या है, द्विगुण है, ठीक। एक जो है वो आपका अनुस्वार है, अनुस्वार, ठीक। और एक जो बचा वो है विसर्ग, ठीक। टोटल मिलाइएगा तो आपको 52 मिलेगा। अर्थात यहाँ पर व्यंजन सिर्फ पूछा है, तो स्वर व्यंजन कितना है जी, 33 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। अब देखिए परोपकार में संधि पूछ रहा है, तो यहाँ पर भाई मेरे गुण संधि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। अब चलेंगे लास्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 25। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको जातिवाचक संज्ञा पर ध्यान देना है और यहाँ आपको भाववाचक बनाया जाएगा। तो बुढ़ारी, ठीक, जैसे कहते हैं सिंपल सा भाषा में जी कि बुढ़ापा आ गया है, अर्थात यहाँ पर अपना भाव आप प्रकट कर रहे हैं, तो बुढ़ापा सही है, बुढ़ापा आ गया है। लेकिन ये एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में भी आएगा, क्योंकि बुढ़ापा कहते हैं तो बहुत लोग का इसमें आप क्या बोल सकते हैं, बहुत लोग इसमें आ जाएंगे। जो बूढ़े लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, तो बूढ़े लोग जो है सिंपल सा आप कहते हैं बूढ़े लोग, बूढ़े कहते हैं, तो बूढ़े में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े हैं, वो आ जाएंगे। तो ऐसे में हम क्या हो जाए, पूरी जाति का आप बोध करवा दिए जो बूढ़े लोग हैं। उसके बाद इससे बूढ़े से क्या बना, बुढ़ापा बना, अर्थात यहाँ भाववाचक भी बन गया, अर्थात जातिवाचक भी मिल गया, भाववाचक भी मिल गया। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा में जो है वो जातिवाचक भी है और भाववाचक भी है। अर्थात जातिवाचक बूढ़ा था, बूढ़ा में बहुत लोग आए, पूरी जाति का बोध करवा दिया आपने बूढ़ा बोलकर। बूढ़ा में क्या, तो बूढ़ा में बहुत जितने भी लोग हैं, वो जितने भी बूढ़े लोग हैं सब इसमें आ जाएंगे। तो सिंपल सा बूढ़ा, अभी बूढ़ा से क्या बना, बुढ़ापा आपने किया, तो यहाँ पर क्या बनाया आप, भाववाचक बन गया। अर्थात कह सकते हैं जातिवाचक से भाववाचक बन गया। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, बढ़िया लगा होगा। कहीं भी अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, तकलीफ़ हो, कठिनाई हो, परेशानी हो, कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आए। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।